टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि डिफॉर्मेशन क्या होता है, और हमने ये पढ़ा कि डिफॉर्मेशन किन किन फोर्सेस की वजह से होता है। हमने 3 टाइप के फोर्सेस पढ़े थे, कंप्रेशनल, टेंशनल और शेयरिंग फोर्स। होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप उसको रिवाइज करिए एंड देन इस वीडियो पे आगे बढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। पहला आता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इस नाम से समझ में आ रहा होगा, कुछ इलास्टिसिटी होगी इसके अंदर। द रॉक डिफॉर्म्स व्हेन द स्ट्रेसेस आर अप्लाइड बट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या फिर शेप व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। लाइक अगर हम मोशन देखें या फिर स्ट्रेस देखें ऑन अ रबर बैंड, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करता है। देन अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाता है तो उसकी शेप क्या होती है, वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। इसी तरीके से इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है। जब तक स्ट्रेस अप्लाई होगा तब तक उसकी शेप क्या होगी, चेंज रहेगी, और जब स्ट्रेस खत्म हो गया तो उसकी शेप जो होगी वापस से पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है। तो रॉक डिफॉर्म्स व्हेन द स्ट्रेस आर अप्लाइड बट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। इस वाले को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इट इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड द बॉडी डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। अ रॉक बॉडी अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आफ्टर द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ अ यील्ड पॉइंट। मतलब जस्ट ऑपोजिट टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन है। एक बार आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, उसकी शेप चेंज हो गई तो उसकी शेप चेंज्ड ही रहेगी। इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है। तो वो जो होगी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। तो रॉक बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब शो करती है, जब एक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर अगर उसकी लिमिट चली जाती है। ठीक है। कुछ हद तक तो वो इलास्टिक रहेगी, फिर उसके बाद एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं उस पॉइंट को। यील्ड पॉइंट इज ऑल्सो द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी बियॉन्ड विच द डिफॉर्मेशन बिकम प्लास्टिक। ठीक है। तो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, वो डिफॉर्मेशन जिसमें रॉक बॉडी या फिर कोई भी बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस ना आ पाए। ठीक है। एक बार स्ट्रेस लग गया, एक बार उसका शेप चेंज हो गई तो वो शेप चेंज्ड ही रहेगी। नेक्स्ट ब्रिटल डिफॉर्मेशन। ब्रिटल डिफॉर्मेशन में क्या है, इट implies fracturing or the rupture of the rocks has occurred within the elastic limit. Plastic deformation or the ductile deformation denotes folding, bending, stretching, thinning of rocks and aligning of grains in the form of structure in the rocks. Brittle deformation आपका ये होता है कि जब आप ब्रिटल का मतलब समझिए, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करो तो ना तो उसकी शेप चेंज हो, ना तो उसका साइज़ चेंज हो, वह पूरा ही टूट जाए। लाइक हमारे नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं ना, तो अगर हम उसको कुछ करें तो वो पूरा ही चेंज्ड हो जाए। ओके। तो ये इम्प्लाई करता है वो फ्रैक्चरिंग या फिर वो रप्चरिंग उस रॉक की, अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एक विद इन द इलास्टिक लिमिट पे, तो उसकी जो है छोटे छोटे पीसेस में वो सेपरेट हो जाए, वो डिफॉर्मेशन को कहेंगे ब्रिटल डिफॉर्मेशन। अब वो पूरी तरीके से सेपरेट तो होती नहीं है, तो पूरी तरीके से सेपरेट ना होके थोड़ा सा सेपरेट होती है। उस थोड़े से सेपरेट को हम किस तरीके से देख सकते हैं कि फोल्डिंग, बैंडिंग या स्ट्रेचिंग आ सकती है। लाइक थोड़ा सा सेपरेट होने का मतलब है कि ये आपकी रॉक बॉडी है। ठीक है। अब इस रॉक बॉडी के अंदर मान लो इधर की तरफ आपका क्या आ गया, स्ट्रेस क्रिएट हो गया। ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है फ्रैक्चर। अब यहाँ पर फ्रैक्चर क्रिएट हो गया और बाकी ये पूरी रॉक बॉडी थी। अगर ये फ्रैक्चर यहाँ तक बढ़ता तो ये पूरी रॉक बॉडी डिसमेंटल हो जाती, अलग हो जाती, होती कि नहीं। बट हुई नहीं ऐसा। मैंने कहा था ना कि पूरी तरीके से नहीं टूटती हैं, बट कुछ हद तक हमें दिखता है किस फॉर्म में, फ्रैक्चर की फॉर्म में या फिर स्ट्रेचिंग की फॉर्म में, थिनिंग की फॉर्म में या फिर फोल्डिंग की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमें ये ब्रिटलनेस दिखाई देती है कि अगर इस पर और स्ट्रेस अप्लाई हुआ तो ये ज़रूर सेपरेट हो ही जाएगी। सो दिस इज़ ब्रिटल डिफॉर्मेशन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे तीनों डिफॉर्मेशंस। आगे बढ़ते हैं हम। द टोपोग्राफिकल मैप इज़ अ मैप वेयर द सर्फेस फीचर्स ऑफ द रीजन आर डिपिक्टेड ऑन अ सर्टेन स्केल विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टोर लाइन्स। तो कॉन्टोर लाइन्स की मदद से कुछ सर्फेस फीचर्स टोपोग्राफिकल मैप पे डिस्प्लेड होते हैं। सर्फेस फीचर्स मीन्स लाइक कहीं पे फ्रैक्चर्स है, कहीं पे फोल्डिंग्स हो रही है, तो वहाँ पर वो जो है उस टोपोग्राफिकल मैप में डिस्प्लेड होंगे। किस हेल्प से, कॉन्टोर लाइन्स की हेल्प से। अभी कॉन्टोर लाइन्स क्या होती हैं, कॉन्टोर लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स ऑन द मैप विच रिप्रेजेंट्स द इक्वल हाइट एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सरफेस। लाइक आपके बहुत सारे सरफेस हैं जिनकी लेंथ अगर सेम है तो उनके लिए सेम कॉन्टोर लाइन शो करेंगे। अब किसी के लिए कम है तो उसके लिए
थोड़ी सी ऐसी कॉन्टोर लाइन शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके कॉन्टोर लाइंस। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि एक मैग्नेट के बाहर निकलती है ना मैग्नेटिक फील्ड्स, तो उसी तरीके से कॉन्टोर लाइंस को समझो। तो वो इक्वल हाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जहाँ जहाँ पर इक्वल हाइट वाले सरफेस फीचर्स होंगे उनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टोर लाइंस आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल इन द टोपोग्राफिकल मैप विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन स्लोप। तो वो इक्वल इंटरवल्स पे डिस्प्लेड होते हैं या फिर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्टोर लाइंस। इन अ कॉन्केव स्लोप द कॉन्टोर लाइंस ऑफ द हायर वैल्यूज आर प्लेस्ड क्लोजर वाइल द लोअर वैल्यूज आर प्लेस्ड फार्दर। मतलब कि जो कॉन्केव स्लोप जो होता है, जिसका कॉन्केव स्लोप में जो कॉन्टोर लाइन जिनकी हायर वैल्यूज़ होती हैं वो पास पास दिखाते हैं और जिनकी लोअर वैल्यूज़ होती हैं उनको दूर दूर दिखाते हैं। मैंने कहा ना आपको कि किसकी तरह आपको अज्यूम करना है, इसको आपको अज्यूम करना है एक मैग्नेट फील्ड में, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलती है, जहाँ जहाँ पे पास होता है वहाँ वहाँ पे वो पास पास दिखाती है। जैसे इस तरफ यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होती है और इधर स्ट्रेंथ जो होती है कम होती है। तो इधर क्या हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पास पास हैं। इसी तरीके से कॉन्टोर लाइंस होंगी, जहाँ पर हायर वैल्यू होगी वहाँ पर पास होंगी, जहाँ पर लोअर वैल्यू होगी वहाँ पर वो दूर दूर होंगी, ठीक है। समझ में आया कि हम सरफेस फीचर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं टोपोग्राफिकल मैप पे, बाय द यूज़ ऑफ कॉन्टोर लाइंस। और कॉन्टोर लाइंस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सरफेस। ना ये तो हमने पढ़ लिया कॉन्वेक्स स्लोप के लिए कि वो हायर वैल्यूज़ को कैसे शो करता है जो पास पास होते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स स्लोप के लिए क्या होता है, कॉन्टोर लाइंस जो होती हैं हायर वैल्यूज़ के लिए वो दूर दूर होती हैं, जबकि लोअर वैल्यूज़ के लिए पास पास होती हैं। आप उसको जस्ट ऑपोजिट याद रखिए। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो मेरी मानिएगा, आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, या तो कॉन्केव का याद रखिए या तो कॉन्वेक्स का याद रखिए। जब आप एक का याद रखेंगे और अगर आपको दूसरे का पूछा जाए तो आप उसका जस्ट उल्टा करके लिख दीजिएगा। अगर आप दोनों का याद करेंगे ना तो आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो मेरी मानिए तो आप कॉन्केव का याद रख लीजिएगा कि कॉन्टोर लाइंस क्या होती हैं, जिनकी हायर वैल्यू होती है वो पास पास होती है, जिनकी लोअर वैल्यू होती है वो दूर दूर होती है। अब आपको पूछा जाए अगर कॉन्वेक्स का, तो आप हमें उसका उल्टा कर दीजिएगा। आप उसका उल्टा आराम से कर सकते हैं कि जिसकी हायर वैल्यू होती है वो दूर दूर होंगे, जिसकी लोअर वैल्यू होगी वो पास पास होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये प्लेन सरफेस की कॉन्टोर लाइन शो कर रहा है, ये कॉन्केव स्लोप की और ये कॉन्वेक्स स्लोप की। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस जो हमने पढ़ लिया क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ इक्वल हाइट्स या फिर इक्वल साइज। अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला, दे आर ऑलवेज अ क्लोज्ड कर्व, डू नॉट टर्मिनेट एब्रप्टली। हमेशा क्लोज्ड कर्व होते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा एक क्लोज्ड कर्व होते हैं, अचानक से एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं होते। दे डू नॉट क्रॉस वन अनदर, मतलब कि वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकते हैं। द कॉन्टोर लाइन्स आर क्लोजली प्लेस्ड, इट मीन्स द स्लोप इज ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। तो मतलब कि जब कॉन्टोर लाइन्स पास में होती है तो मतलब क्या है उसका, कि स्लोप जो है वो बहुत बड़ा है, और जब दूर होती हैं तो उसका मतलब हुआ कि स्लोप जो है वो बहुत छोटा है। If they are placed at the regular or the irregular interval, this would mean that the ground is irregular और irregular। अगर वो रेगुलरली कहीं पे प्लेस्ड हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ग्राउंड सरफेस क्या है, वो रेगुलर है। अगर इरेगुलरली प्लेस हो रही है तो मतलब वहाँ पे ग्राउंड सरफेस क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। So these are the 4 characteristics of contour lines. It's not very hard to understand, ठीक है, easy one। आपको अच्छे से लर्न कर लेना, इसको समझ लेना। एक और दोबारा बता देती हूँ मैं। पहला पॉइंट, हमेशा कॉन्टोर लाइंस एक क्लोज्ड कर्व होती हैं। दूसरा पॉइंट, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट, जहाँ पर कॉन्टोर लाइंस पास में होती हैं उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ग्राउंड का सरफेस क्या है, स्लोप क्या है, लार्जर है। चौथा पॉइंट, जहाँ पर कॉन्टोर लाइंस रेगुलर होती हैं मतलब कि सरफेस भी रेगुलर है, जहाँ पर इरेगुलर होती है मतलब कि सरफेस भी क्या है, इरेगुलर है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।